में हम लोग ख़त्म किए थे टॉपिक जो है कि कॉन्डक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसके अलग अलग पोजीशन में, उसके अंदर, उसके सरफेस एंड कॉन्डक्टिंग स्फीयर के बाहर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा एक सरफेस जहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। मतलब अगर कोई भी चार्ज को, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था कि अगर कोई चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना होगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना होगा। उसी वर्क डन को पोटेंशियल कहा जाता था। और अगर अगर दोनों पॉइंट उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो मतलब दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू वी क्यू बा वर्क डन इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर कुछ पोटेंशियल है तो वर्क डन भी होगा। तो ऐसा समझो कि ऐसा कोई सरफेस जिस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। मतलब अगर वहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मुझे किसी चार्ज को लेके जाना होगा तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा वहाँ पर? नहीं, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस है भी नहीं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पर पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होता। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस हैविंग द सेम पोटेंशियल एट ईच पॉइंट। द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर मतलब सपोज कि ये कोई कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज है, और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब यहाँ पर कोई कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब अगर सब तरह से अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो इसका जो सरफेस है दैट एक्ट्स एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल ही नहीं है, पोटेंशियल है पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसलिए ऐसे सरफेस के ऊपर अगर हम लोग को किसी चार्ज को लेके जाना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हम लोगों को कोई वर्क डन भी करना नहीं पड़ता। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीट एट राइट एंगल्स। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ना थोड़ा तो ना बट ऐसा ही एक चीज़ हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं कि उसका नाम है वेव फ्रंट। तो अलग बात है पर ऑलमोस्ट दोनों चीज़ सेम ही है। तो ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है ना वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा होगा, मतलब ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, और कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। और जैसे देखो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा रहेगा, ऐसा। मतलब ये एंगल जो बनाएगा वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा। यही प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। और जैसे मैं बता सकता हूँ कि ऐसा सोचो कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है। अगर ये कोई चार्ज कंडक्टर है ना तो अगर इसका सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऑलवेज इसके अंदर परपेंडिकुलरली घुसेंगे। ये शो कर रहा है कि ये जो चार्ज कंडक्टर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऑलवेज 90 डिग्री में मीट करेंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का मेन पॉइंट है कि यहाँ पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज 90 डिग्री में मीट करेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर एक चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, मतलब वर्क डन 0 होता है। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं। और हम लोगों के सिलेबस में और क्वेश्चंस में भी कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। जैसे ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है
तो ये देखो ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये लाइक एक लाइन के ऊपर एक प्लेट है, अगर ये लाइन है तो ये एक प्लेट जैसा है जो उसके मतलब 90 डिग्री में है, ठीक है। ये एक डाइपोल का केस है, ये एक डाइपोल का केस है। यहाँ पर देख सकती हो कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, और ये जो ब्लू लाइन्स है ना, ये ब्लू लाइन्स क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये ब्लू लाइन्स डिपिक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन्स है ये डिपिक्ट कर रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो ये प्लस माइनस है, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और अगर प्लस माइनस ऐसा डाइपोल रहता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा रहेगा। मतलब डिफरेंट कंडीशंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। जैसे यहाँ पर अगर डाइपोल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा कि बीच में एक लाइन है, फिर साइड से, ठीक है। और अगर दूसरा देखें तो जैसे ये अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस और प्लस में देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम ईच अदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज प्लस से माइनस तक जाता है। अगर प्लस चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को धक्का दे रहा है तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच रहा है, पर यहाँ पर दोनों धक्का दे रहे हैं। इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखो डायरेक्शन वो मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर है, मतलब वो दोनों के तरफ नहीं आ रहा, दोनों से बाहर जा रहा है। और यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसा होता है। ये याद रखना पड़ेगा, कॉपी में लिख लो, ये बस याद कर लो, सिंपल, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं उस पर कितना एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का मतलब ये पता है, हम लोगों ने ये क्लास 11 में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर एक चार्ज उस पर रहता है, उस पर एक एनर्जी रहता है, उसको कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। मतलब द एनर्जी प्रेजेंट एट अ बॉडी इन रेस्ट। सिंपल मीनिंग यही है, यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे किया जाता है? यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है। जैसे अगर कोई स्प्रिंग है, अगर कोई सोचो ऐसा स्प्रिंग है और वो नॉर्मल रेस्ट में है और मैंने उसको खींच दिया, वो खींचने के बाद वो क्या हो जाएगा? ये ऐसे खींच जाएगा, ठीक। अब अगर मैं इसको पकड़ के रखता हूँ तो सपोज कि वो इनिशियल में वो ऐसा था और उसके बाद वो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे अब जो वो रेस्ट में है एक्चुअली उसमें क्या है? उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी का क्या बोल सकते हैं कि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। यही पोटेंशियल एनर्जी वो यूज़ करेगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स और एज ए रिस्टोरिंग एनर्जी टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जैसे हर एक बॉडी का एक पोटेंशियल एनर्जी रहता है। अगर एक बॉल को ऊपर में थ्रो करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो थोड़ा देर रुक जाएगा। और रुकने का मतलब है कि वहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद वो गिरेगा। मतलब हम लोगों को ये सिंपल कॉन्सेप्ट पता है, राइट। तो ऐसे ही अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज नहीं कई चार्जेस हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है कि यहाँ पर चार्जेस का बात हो रहा है, यहाँ पर चार्जेस का बात हो रहा है, और उन्हीं चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है कि वहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और सिंपल में बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि पहले तो बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। मतलब कोई भी दो चार्जेस हैं, मैं फिर दो चार्जेस लिखता हूँ। यहाँ पर एक Q चार्ज है Q1, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। ये दोनों एक सिस्टम बना के बैठे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12। R12 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, K मैं कल ही बता दिया था, Q1 इंटू Q2 ये विथ साइन रखना पड़ता है। अगर Q1 प्लस होता तो यहाँ पर Q1 प्लस होता, अगर Q2 प्लस होता तो Q2 प्लस होता, कोई भी एक अगर माइनस होता तो यहाँ पर भी कोई भी एक माइनस होता, दोनों माइनस होते तो दोनों माइनस होते। इस फॉर्मूले में यहाँ पर
Q1 और Q2 को विथ साइन रखना पड़ेगा और R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पर ना ऐसा एक स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर में यहाँ पर स्क्वायर के चारों साइड में चार चार्जेस बैठा देंगे, ठीक है, और बोलेंगे पूछेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है बताओ। तो ये निकालने के लिए मुझे फर्स्ट देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। नॉर्मली कोई अगर फर्स्ट टाइम देखेगा वो क्या बोलेगा कि Q1 Q2 एक सिस्टम बना रहा है, Q2 Q4 एक सिस्टम बना रहा है, Q3 Q4 एक सिस्टम बना रहा है और Q1 Q3 एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक, 4 सिस्टम हुआ है। पर अगर ध्यान से देखें तो देखा जा रहा है कि Q2 और Q3 भी एक सिस्टम बना रहे और Q1 और Q4 भी एक सिस्टम बना रहे। टोटल यहाँ पर 4 + 2 6 सिस्टम्स हैं। ध्यान से, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर इस चार्ज का इस चार्ज के साथ, ये 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ तो सिस्टम है। इसके अलावा 4 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ भी एक सिस्टम है। तो टोटल 6 सिस्टम होता है अगर एक स्क्वायर का एग्जाम्पल दिया गया हो तो। ऐसे ही हम लोग अगर देखें कि ट्रायंगल का अगर एग्जाम्पल ले तो, अगर ट्रायंगल का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर अगर चार्ज 1 है, चार्ज 2 है, चार्ज 3 है, तो 1 2 एक सिस्टम होगा, 2 3 एक सिस्टम होगा और 3 1 एक सिस्टम होगा, बस और कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक 1 2 एक 1 2 एक 2 3 एक 3 1, बस सिस्टम 3। पर स्क्वायर में क्या होता है कि 6 सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसको मतलब फॉर्मूला, मतलब अगर जब पूछेगा तो इस 6 सिस्टम्स को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के चारों साइड में Q1 Q2 Q3 Q4 है और मैं कोई भी एक को माइनस चार्ज ले लेता हूँ समझाने के लिए। Q2 को मैं माइनस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है मेरे को जी फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मैं U लिखूँगा, फिर फॉर्मूला क्या है KQ1 Q2 बाई R12, ठीक है। अच्छा, दिया जाएगा कि इसी स्क्वायर या इसी रेक्टेंगल का साइड लेंथ क्या है। तो सपोज Q1 और Q2 के लिए A है और Q2 और Q3 का डिस्टेंस है B। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। तो मैं U लिखूँगा, फिर K लिखूँगा, फिर K के बाद मैं लिखूँगा Q1 इंटू माइनस Q2 बाई A, इन दोनों में डिस्टेंस, फिर प्लस लिखूँगा K माइनस Q2 Q3 बाई B, फिर प्लस K Q3 Q4 बाई A, क्योंकि ये भी A है ये भी B है, प्लस K Q4 Q1 बाई B। ओके, ठीक है। अब ये दोनों सिस्टम K माइनस Q2 Q4 बाई, अब ये ट्राइंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये बन जाएगा बाई A² प्लस B² का रूट, और फिर हम लिखेंगे, फिर से प्लस लिखेंगे K। अब ये दोनों सिस्टम Q1 और Q3 बाई रूट ओवर A² प्लस B²। तो टोटल आंसर यही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 का जगह का कोई वैल्यू दिया गया है तो वो बैठाओ और इसका आंसर निकाल दो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में यही सिस्टम है, ठीक है, यही प्रोसेस है। अगर रेक्टेंगल रहता तो 6 सिस्टम होता है टोटल, और फॉर्मूला यही है कि U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12, जहाँ पर R12 इन Q1 Q2 चार्जेस में डिस्टेंस है और Q1 Q2 हम लोग विथ साइन रखते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई डाइपोल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, तो ये भी अभी देखते हैं। तो हम लोग को पहले एक डाइपोल बनाना पड़ेगा। सपोज कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ पर कोई डाइपोल है -Q प्लस Q। अच्छा, मैं एक हिंट बता देता हूँ कि ऑलवेज माइनस को पहले लिखना, प्लस को बाद में लिखना डाइपोल में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि माइनस को पहले लिखो प्लस को बाद में लिखो, या प्लस को पहले लिखो माइनस को बाद में लिखो। पर देखना कि ऑलवेज डेरिवेशन में माइनस को पहले लिखा जा रहा है फिर प्लस को, तो यही फॉलो करना थोड़ा ईजी होगा। अच्छा, मैं -Q प्लस Q लिखा,
इन दोनों में एक लाइन खींच दिया जो इन दोनों का डिस्टेंस है R12, ठीक है, और R12 का मैं एक हॉरिजॉन्टल के साथ मैं एक एंगल बना दिया, ठीक है। तो इसका जो U आता है, U मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आता है माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई वेक्टर क्वांटिटी है। इसको तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस पी ई कॉस थीटा। अब ये ई क्या है? ई है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो इसको याद रखना। वैसे 2-3 और यूनिट है, मैं बता दूंगा लास्ट में। और P का मतलब क्या है? P का मतलब है डाइपोल मोमेंट, और P का अगर लिखेंगे तो ये क्या होता है? Q इंटू टोटल डिस्टेंस। यहाँ पर Q मतलब ये जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड, D मतलब क्या है कि R12, D है R12। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, माइनस पी डॉट ई और माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर ही एक और चीज़ पूछा जाता है बहुत बार कि अगर इस डाइपोल को हम लोग को रोटेट करना है तो फिर कितना एनर्जी लगेगा, ठीक है, कि रोटेट करने में कितना एनर्जी लगेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई, ठीक है, मतलब माइनस पी ई, सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला भी देख लो। अगर ऐसा बोला जाए कि मुझे बताओ कि इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रोटेट करने में कितना एनर्जी यूज़ होगा, तो उसका फॉर्मूला है यू लिखो, फिर माइनस पी जैसे नॉर्मल लिखते हो, फिर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 2 थीटा 1 क्या है कि अगर किसी डाइपोल को एक सर्टेन थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल में घुमाया जा रहा है तो फाइनल वाला पहले लिखेंगे और इनिशियल वाला बाद में लिखेंगे। ऐसा एक फॉर्मूला है। इसको बुक में ऐसा भी लिखा जाता है कि पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ऐसा भी होता है, मतलब जस्ट उल्टा है इसका। देखो कि अगर इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला आएगा। तो मैं ये वाला ही बताया क्योंकि ये वाला फॉर्मूला फिक्स्ड है, यहाँ पर माइनस आएगा ही आएगा। तो यही अच्छा है कि इससे ये वाला सीख लो कि अगर कोई डाइपोल सिंपल खड़ा है तो उसका तो है माइनस पी ई कॉस थीटा, और अगर उसको रोटेट कराना है तो यू बन जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा। एक है कि u इक्वल्स टू पी माइनस पी कॉस थीटा, और दूसरा वाला u इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। थीटा 1 से अगर थीटा 2 हम किसी को रोटेट कर रहे हैं। मैं पहले भी बताया था कि नॉर्मली फिजिक्स में ऐसा ही होता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो दूसरा वाला पहले लिखेंगे, पहले वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इसी से ये वाला एक चीज़ आता है इसी चैप्टर में कि बताओ कि ये इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो R12 डिस्टेंस में ये जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये लोग इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? इन लोग के इक्विलिब्रियम में आने का कंडीशन क्या है? तो अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, दो केस होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो क्या होगा कि ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है ये ऐसे लेट जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, राइट, ऐसे लेट गया। और अगर थीटा 0 है तो u का वैल्यू क्या हो जाता है? u क्या होता है? माइनस पी ई कॉस थीटा, और अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 होता है 1, तो u इक्वल्स टू बन जाता है माइनस पी ई, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि ऐसा ही यूनिवर्स में एक प्रॉपर्टी, यूनिवर्स का प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्स ऑलवेज लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसका एनर्जी गेन वो नहीं चाहता कि उसका एनर्जी कोई गेन हो, वो ऑलवेज लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर ज़्यादा एनर्जी दिया जाए तो वो उस ऑर्बिट को छोड़ देता है। उस ऑर्बिट को छोड़ने का रीज़न यही है क्योंकि वो चाहता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन किया है उसको वो निकाल दें। ऐसे ही अगर कोई बॉल को मैं मेरे सर के ऊपर रख दूं
तो उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाता है, तो उसका टेंडेंसी हो जाता है कि वो बॉल नीचे गिर जाए, क्योंकि अगर नीचे गिर जाए वो, उसका एनर्जी फिर से नॉर्मल स्टेबिलाइज हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो सकता है, जैसे अगर साइकिल मतलब साइकिल चाहता है कि अगर साइकिल अगर हम उसको चला रहे हैं, तो उसको जब वो उसको चला रहे हैं मतलब क्या, वो खड़ा हुआ है तो उसका एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो चाहता है कि वो गिर जाए ताकि उसका एनर्जी एकदम लोएस्ट में आ जाए। तो ये सोचो कि ये जो माइनस पी आया ना, जब पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आता है, अगर माइनस में है तो इससे लोएस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए जब माइनस में होता है ना, तब ये जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वो इक्विलिब्रियम में तो है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उस पर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, बहुत सारा कंडीशंस है। पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर वो बॉडी अनडिस्टर्ब्ड है तो उसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, बॉडी या सिस्टम। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम अनडिस्टर्ब्ड है, इसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया, पर इसका एनर्जी क्या है, माइनस पी है। माइनस पी कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा 0 तो कॉस 0 मतलब 1, तो यू बन जाता है माइनस पी जो लोएस्ट है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। पर अगर ऐसा हो कि उस सिस्टम को मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, पर उसका एनर्जी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा है उसका एनर्जी, तब वो इक्विलिब्रियम में तो है पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये कब होता है, जब थीटा बन जाता है 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री बन जाता है तो यू बन जाता है माइनस पी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का वैल्यू है -1, तो यू बन जाता है पी, क्योंकि पहले एक माइनस था और इसके से -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये जो माइनस यू इक्वल्स टू पी आया, इसका एनर्जी कम है कि ज़्यादा है, इस वाले से तो ज़्यादा है, तो ये बन जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो माइनस पी है ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। मतलब अगर कोई तुमको पूछे कि बताओ कि एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, तो यू इक्वल्स टू माइनस पी, और बताओ केस कब होगा, तो कब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। और अनस्टेबल कब होगा, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कुछ चीज़ें ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब होता है इंसुलेटर। एक इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, ठीक है। और अगर किसी ऐसे ही इंसुलेटर को मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ ना, तो वो ना एक अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है अपना। क्या देखो, सिंपली समझ जाओ, 2-3 लाइन में समझा दूंगा कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक का सिंपल मतलब है कि वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कि वो चार्ज को अपने अंदर में कॉन्डक्ट नॉर्मली नहीं करने देता, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में ना एक अच्छा खासा डिफरेंस है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि अगर उसके ऊपर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, फर्स्ट तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक को पास कर जाएगा, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा, फर्स्ट ये है, ठीक है। तो पहला क्या था कि अगर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक है और इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक को पहले तो पास कर जाएगा, ठीक है। अब इसी जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे तो इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ना बहुत सारे माइनस प्लस चार्जेस होते हैं, मतलब डाइपोल रहता है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन लोगों से पास करा दूं, तो मैं पहले बताया था कि प्लस चार्ज का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ, और माइनस चार्ज का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाओ, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो जितने प्लस चार्जेस हैं ना, उन सबको अपने तरफ लेके आएगा। इसलिए इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लस चार्जेस हैं वो एक तरफ हो गए हैं, जो माइनस चार्जेस हैं वो एक तरफ हो गए हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को कहा जाता है पोलराइजेशन।
मतलब जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो जाए एंड ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए, उसी फिनोमेना को कहा जाता है पोलराइजेशन। इसी पोलराइजेशन की वजह से इसी इलेक्ट्रिक जो बाहर एक्सटर्नल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको अपोज करने के लिए, जो एक्सटर्नल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको अपोज करने के लिए इसी प्लस और माइनस चार्ज के बीच में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो इनसाइड में है। मतलब बाहर में तो एक्सटर्नल फील्ड है ही जो इस प्लस चार्ज को, माने जो प्लस से माइनस तरफ जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस से माइनस, पर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्लस चार्जेस को एक तरफ में ला दिया, इसी वजह से अब यहाँ पर एक इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है जो इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसी ऑपोजिशन की वजह से इस सिस्टम को कहा जाता है पोलराइजेशन, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस अंदर में थोड़ा घट जाता है। देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि when a dielectric is placed in an external electric field, the centers of positive and negative dipoles, जो प्लस और माइनस चार्जेस हैं, get separated or get farther away so that the molecules of dielectric gain a permanent electric dipole moment। जो माइनस और प्लस चार्जेस सेपरेट हुए हैं उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड डाइपोल इज सेड टू बी पोलराइज्ड। तब दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन एंड डाइपोल इज नोन एज पोलराइज, क्योंकि अभी उसके पहले ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ था तो माइनस प्लस जो चार्जेस है ना वो रैंडम थे। अगर एक का कोई डाइपोल मोमेंट है तो दूसरा वाला डाइपोल मोमेंट उसको काट दे रहा था, पर अभी सबका एक डाइपोल मोमेंट है और सबका सेम डायरेक्शन है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है जब तक वो डाइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक जो सेपरेट हुआ है ना, ये एक्चुअली ना ज़्यादा सेपरेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही सेपरेट हुआ है। ऐसा नहीं कि वो डाइपोल टूट गया है। डाइपोल टूट जाने का मतलब क्या है कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज बहुत दूर चले गए हैं। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन, कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को बहुत दूर लेके चले जाओ। ये होता है, ये कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ही होगा। पर उसका वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अगर अप्लाई करें तो ऐसा होगा कि माइनस प्लस चार्ज एकदम दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, कि परमानेंटली उस बॉडी में कोई चार्ज आ जाए। तो वो होता है कि 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर और 3×6 इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इतना अमाउंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइपोल्स है वो पूरा टूट ही जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? पूरा टूट ही जाएगा। तब पोलराइजेशन सिर्फ नहीं होगा, पोलराइजेशन तो होगा पर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर डाइपोल ही नहीं रहेगा, टूट जाएगा डाइपोल। डाइपोल तब रहता है जब माइनस प्लस चार्ज एक छोटा डिस्टेंस में अटैच्ड हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। पर अगर ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वो पोलराइजेशन की जगह पोलराइजेशन कम, आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, तब वो बॉडी में चार्जेस पूरा सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है कि बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने अंदर से फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए देता है, ठीक है। पर क्योंकि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही एक ऑपोजिशन के लिए एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है, इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास किया, थोड़ी देर बाद माइनस और प्लस चार्जेस सेपरेट होने की वजह से एक ऑपोजिट तरफ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, जिसकी वजह से अंदर में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया। कितना घटा? उसका वैल्यू है E/K, k टाइम्स घट जाएगा, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो कंडक्टर है वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने नहीं देता। ये MCQ में आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन ट्रैवल इनसाइड ए कंडक्टर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन ट्रैवल इनसाइड ए कंडक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद बस कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक बचा हुआ है, कैपेसिटर एंड
कैपेसिटेंस का टॉपिक बचा हुआ है जो मैं ख़त्म कर दूंगा आज और कल में ही, तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसी चैप्टर का एक दो डेरिवेशन है वो हम लोग देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो देख लेंगे। और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो दे दूंगा यूट्यूब से, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके चले जाना विथ एग्जांपल्स, तो फिर भी एग्ज़ाम में इजीली हो जाएगा। और मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर से डेरिवेशन क्या क्या आता है, ठीक है। फॉर्मूला जो है लास्ट में एक बार बता दूंगा, जो भी यूनिट है एक बार बता दूंगा, ऐसा यूनिट जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है वो बता दूंगा, और बाकी जो जो बताया हूँ वो देख लो एक बार। ये पीडीएफ मैं जस्ट चैप्टर एंड होने के बाद दे भी दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ दूंगा, जो मैं ये जो स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ ये पीडीएफ तो दूंगा ही, इसके अलावा एक और पीडीएफ दूंगा जहाँ पर इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस लिखा हुआ रहेगा और इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा रहेगा, और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो भी रहेगा, ठीक है। तो इतना तक ही, बाकी का लास्ट टॉपिक और है और 30 मिनट्स लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। कैपेसिटेंस बचा हुआ है, वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बस, ठीक है। आज के लिए टाटा।